लीजिए सुनिए आर्थर कानन डायल की लिखी कहानी द एडवेंचर ऑफ द इंजीनियर्स थंब के हिंदी अनुवाद। इंजीनियर के अंगूठे का रोमांच। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मेरे मित्र श्री शर्लॉक होम्स को जितनी भी समस्याएं हल करने के लिए दी गई थीं, उन सब में से सिर्फ दो ही ऐसी थीं जिन्हें मैं खुद उनके ध्यान में लाया। एक मिस्टर हैदरली के अंगूठे का और दूसरा कर्नल वॉरबर्टन के पागलपन का। इनमें से बाद वाला मामला खोजी और मौलिक दृष्टि वाले किसी पर्यवेक्षक के लिए ज्यादा रोचक हो सकता था, लेकिन पहला मामला अपने आरंभ में जितना अजीब था और अपने ब्यौरों में जितना नाटकीय था, शायद उसी वजह से वो रिकॉर्ड में दर्ज करने योग्य है। भले ही उसमें मेरे मित्र को उनकी प्रचलित रीजनिंग की विधियां दिखाने के ज्यादा मौके न मिले हों। मुझे लगता है कि अखबारों में ये कहानी एक से ज्यादा बार छप चुकी है, लेकिन बाकी सारी ऐसी घटनाओं की तरह उसका असर उस समय उतना दमदार नहीं दिखता जब उसे सीधा साधा प्रिंट के एक कॉलम में लिख दिया जाए, जितना जब सच्चाई धीरे धीरे सामने लाई जाती है और रहस्य हर नई खोज के साथ धीरे धीरे साफ होता चला जाता है। उन घटनाओं का मुझ पर गहरा असर हुआ और 2 साल बीत जाने के बाद भी उनका प्रभाव जरा भी कमजोर नहीं हुआ। ये सब घटनाएं 89 की गर्मियों में हुई, मेरी शादी के कुछ समय बाद। मैं फिर से अपनी प्रैक्टिस में लौट आया था और अंततः होम्स को उनके बेकर स्ट्रीट वाले कमरे में छोड़ चुका था। हालांकि मैं उन्हें लगातार मिलता रहता था और कभी कभी उन्हें मना भी लेता था कि वे अपने बोहेमियन तौर तरीकों को छोड़कर हमारे यहाँ आ जाएं। मेरा प्रोफेशन अच्छा बढ़ रहा था और चूंकि मैं पेडिंगटन स्टेशन से बहुत दूर नहीं रहता था, मुझे वहाँ के कर्मचारियों में से कुछ पेशेंट भी मिल जाते थे। उनमें से एक, जिसे मैंने एक लंबे और दर्दनाक रोग से छुटकारा दिलाया था, कभी भी मेरी तारीफ करने और अपना प्रभाव वहां भेजने से नहीं थकता था। एक सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद उस समय खुली जब नौकरानी ने दरवाज़ा खटखटाकर बताया कि पेडिंगटन से 2 आदमी आए हैं और वे परामर्श कमरे में इंतजार कर रहे हैं। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, क्योंकि मुझे तजुर्बे से पता था कि रेलवे से जुड़े मामलों में कभी कोई हल्की समस्या नहीं आती, और फौरन नीचे की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं उतरा, मेरा पुराना साथी गार्ड कमरे से बाहर आया और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर गया। मैं उसे यहां ले आया हूं, उसने धीरे से कहा, अपना अंगूठा पीछे की ओर हिलाते हुए। वो ठीक है? क्या बात है? मैंने पूछा, क्योंकि उसके हाव भाव कुछ ऐसे थे कि जैसे मेरे कमरे में उसने कोई अजीब सा प्राणी बंद कर दिया हो। ये नया पेशेंट है, उसने फुसफुसाया। सोचा खुद ही ले आऊं ताकि वो भाग न सके। देखिए, वो पूरी तरह सुरक्षित है। अब मुझे जाना होगा डॉक्टर, मेरी अपनी ड्यूटी है, जैसे आपकी। और वो चला गया, इतना भरोसेमंद आदमी कि मुझे उसका शुक्रिया कहने का भी वक्त नहीं मिला। मैं अपने परामर्श कमरे में गया और देखा कि एक सज्जन टेबल के पास बैठे हैं। उनके कपड़े साधारण थे, हीथर ट्वीड का सूट और नरम टोपी, जिसे उन्होंने मेरी किताबों के पास रख दिया था। उनके एक हाथ पर रूमाल बंधा था जो पूरा खून के धब्बों से भरा था। वो युवक था, मेरी राय में 25 से ज्यादा उम्र नहीं होगी। चेहरा मजबूत और मर्दाना था, लेकिन वो बहुत पीला लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरी बेचैनी ने उसे घेर रखा हो, जिसे वो पूरी ताकत से काबू करने की कोशिश कर रहा हो। माफ कीजिए कि इतनी सुबह आपको परेशान कर रहा हूं डॉक्टर, उसने कहा, लेकिन रात में मेरे साथ बहुत गंभीर दुर्घटना हो गई है। आज सुबह मैं ट्रेन से आया और पेडिंगटन पहुंचकर वहां पूछा कि डॉक्टर कहाँ मिलेगा, तो एक सज्जन मुझे बहुत मदद से यहां ले आए। मैंने नौकरानी को कार्ड दिया था, लेकिन दिखता है कि उसने उसे साइड टेबल पर ही छोड़ दिया। मैंने कार्ड उठाया और देखा, मिस्टर विक्टर हैदरली, हाइड्रोलिक इंजीनियर, 16A, विक्टोरिया स्ट्रीट, 3री मंजिल। यही नाम, काम और पता था मेरे सुबह के मेहमान का। मुझे माफ कीजिए कि आपको इंतजार करना पड़ा, मैंने कहा लाइब्रेरी वाली कुर्सी पर बैठते हुए। आप रात भर की यात्रा से अभी आए हैं और वो यात्रा अपने आप में थकाऊ होती है। ओह, मेरी रात को थकाऊ नहीं कह सकते,
उसने कहा और हंस पड़ा। वो पूरे दिल से हंसा, एक ऊंची गूंजती हुई आवाज के साथ, कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए और अपनी साइड्स पकड़ते हुए। मुझे उसकी उस हंसी से तुरंत असहजता हुई। रुकिए, मैंने जोर से कहा, खुद को संभालिए। और मैंने जग में पानी डाला। ये बेकार था। वो उन हिस्टेरिकल झटकों में चला गया जो कभी कभी किसी मजबूत व्यक्ति में तब आते हैं जब कोई बड़ा संकट बीत चुका होता है। कुछ पल बाद वो फिर अपने आप में आया, बहुत थका और पीला लग रहा था। मैं कोई मूर्खता कर रहा था? उसने हांफते हुए कहा। ऐसा नहीं है, ये लीजिए, पी लें। मैंने पानी में थोड़ी ब्रांडी मिलाई और उसके चेहरे में रंग लौटने लगा। अब ठीक लग रहा है, उसने कहा। और अब डॉक्टर, कृपया मेरे अंगूठे का इलाज करें, या यूं कहें कि जहां मेरा अंगूठा हुआ करता था वहां का। उसने रूमाल खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे देखकर मेरे भी मजबूत दिल को झटका लगा। वहां 4 उभरी हुई उंगलियां थीं और जहां अंगूठा होना चाहिए था वहां एक डरावना लाल स्पंज जैसा हिस्सा था। वो अंगूठा जड़ से काट या फाड़ दिया गया था। हे भगवान, मैंने पुकारा, ये बहुत भयानक चोट है, इसमें बहुत खून निकला होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ। जब ये हुआ तो मैं बेहोश हो गया और मुझे लगता है कि काफी देर तक बेहोश ही रहा। जब मुझे होश आया तो देखा अब भी खून बह रहा है। इसलिए मैंने अपने रूमाल के एक सिरे को कलाई के चारों ओर कसकर बांध दिया और एक टहनी से उसे और कसा। बिल्कुल सही, आपको तो सर्जन होना चाहिए था। ये दरअसल हाइड्रोलिक्स का मामला है, समझिए, और ये मेरे ही क्षेत्र का है। ये जो हुआ है, मैंने जख्म को देखते हुए कहा, किसी बहुत भारी और तेज चीज से हुआ है, कुल्हाड़ी जैसी किसी चीज से। उसने कहा, शायद कोई दुर्घटना रही होगी। बिल्कुल भी नहीं। क्या किसी ने हत्या की कोशिश की? बहुत ही घातक हमला था। आपने मुझे डरा दिया। मैंने घाव को साफ किया, उसे धोया, उस पर दवा लगाकर रुई और कार्बोलिक पट्टी से ढक दिया। वो बिना ज्यादा हिले लेटा रहा, बस कभी कभी होंठ दबा लेता। अब कैसा है? मैंने काम खत्म करके पूछा। बहुत अच्छा। आपकी ब्रांडी और पट्टी ने मुझे एकदम नए आदमी जैसा महसूस कराया है। मैं बहुत कमजोर था, लेकिन मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा है। शायद आपको इस मामले के बारे में ज्यादा बात न करनी चाहिए, ये आपकी नसों पर भारी पड़ सकता है। नहीं, अब नहीं। मुझे तो पुलिस को भी अपनी पूरी कहानी सुनानी ही होगी। लेकिन आपस में कहूं, अगर मेरे इस घाव का पक्का सबूत न होता तो मुझे शक है कि वे मेरी बात पर यकीन भी करते, क्योंकि ये मामला वाकई बहुत असाधारण है और मेरे पास इसे साबित करने के लिए ज्यादा सबूत नहीं है। और मान लीजिए कि वे मान भी लें, तो भी जो सुराग मैं उन्हें दे सकता हूं वे इतने अस्पष्ट हैं कि न्याय मिलेगा भी या नहीं, कहना मुश्किल है। अरे, मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि ये कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान चाहिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मेरे मित्र श्री शर्लॉक होम्स के पास जाएं, इससे पहले कि आप पुलिस के पास जाएं। ओह, मैंने उनके बारे में सुना है, मेरे मेहमान ने जवाब दिया, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर वे इस मामले को लेंगे। पर जाहिर है कि मुझे पुलिस का सहारा भी लेना ही होगा। क्या आप मुझे उनसे मिलवा देंगे? मैं और अच्छा कर सकता हूं, मैं खुद आपको उनके पास ले चलूंगा। आपका बहुत आभारी रहूंगा। हम एक टैक्सी बुला लेते हैं और साथ ही चलते हैं। हम समय से वहां पहुंच जाएंगे, साथ में उनके साथ नाश्ता भी कर सकते हैं। क्या आप खुद को ठीक महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं तब तक चैन से नहीं बैठ सकूंगा जब तक अपनी कहानी न सुना दूं। तो मेरा नौकर टैक्सी बुला देगा और मैं अभी 2 मिनट में आपके साथ चलता हूं। मैं ऊपर दौड़ा, अपनी पत्नी को बहुत संक्षेप में सारी बात समझाई और 5 मिनट बाद मैं नए परिचित के साथ एक हैंडसम कैब में बैठकर बेकर स्ट्रीट जा रहा था। शर्लॉक होम्स, जैसा कि मैंने सोचा था, अपने बेडरूम में अपनी ड्रेसिंग गाउन में आराम से बैठे थे, टाइम्स अखबार के एग्जॉर्शन कॉलम को पढ़ते हुए और अपना नाश्ते से पहले का पाइप पी रहे थे।
जो उनके पिछले दिन के स्मोक से बची हुई सारी पीसों से बना था, जिसे उन्होंने मेज के किनारे पर सावधानी से सूखने और संग्रह करने रखा था। उन्होंने हमारा अपनी सामान्य सौम्य शैली में स्वागत किया, ताजे बेकन के टुकड़े और अंडे मंगवाए और हमारे साथ दिल खोलकर नाश्ता किया। भोजन खत्म होने पर उन्होंने हमारे नए मेहमान को सोफे पर बिठाया, उनके सिर के नीचे तकिया रखा और उनके पास ब्रांडी और पानी का गिलास रखा। ये साफ है कि आपकी कहानी कोई साधारण अनुभव नहीं था, श्री हैदरली। उन्होंने कहा, कृपया वहीं लेट जाइए और पूरी तरह आराम कीजिए। हमें जो कुछ भी बता सकते हैं बताइए, लेकिन जब थक जाएं तो रुक जाइए और थोड़ा सा उत्तेजक पेय लेकर अपनी ताकत बनाए रखिए। धन्यवाद, मेरे मरीज ने कहा। लेकिन डॉक्टर ने जब मुझे पट्टी बांधी थी तब से मैं एक नए आदमी की तरह महसूस कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आपका नाश्ता मेरी पूरी तरह से मदद कर चुका है। मैं आपका कीमती समय ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए मैं सीधे अपने अनोखे अनुभवों के बारे में बताना शुरू करता हूं। होम्स अपनी बड़ी कुर्सी में बैठे थे। उनके थके और भारी पलकों वाले चेहरे पर एक तरह की गंभीरता छाई हुई थी, जो उनकी तेज और उत्सुक प्रकृति को छिपा रही थी, और मैं उनके सामने बैठा था। हम दोनों चुपचाप उस अजीब कहानी को सुन रहे थे जो हमारे मेहमान ने विस्तार से बताई। आपको ये जानना चाहिए, उसने कहा, कि मैं अनाथ हूं और बैचलर हूं। लंदन में अकेला रहता हूं। मेरा पेशा हाइड्रोलिक इंजीनियर का है और मुझे 7 वर्षों की पूरी ट्रेनिंग मिली है वेनर और मैथिसन में, जो कि ग्रीनविच की एक प्रसिद्ध कंपनी है। 2 साल पहले जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई और साथ ही मेरे गरीब पिता की मौत के बाद मुझे कुछ रकम मिली, तो मैंने खुद का काम शुरू करने का निश्चय किया और विक्टोरिया स्ट्रीट में अपने प्रोफेशनल कमरे ले लिए। मैं मानता हूं कि हर किसी के लिए खुद का काम शुरू करना एक उबाऊ अनुभव होता है, लेकिन मेरे लिए ये खास तौर पर ऐसा रहा। 2 सालों में मुझे केवल 3 बार सलाह मशविरा मिला और एक छोटा सा काम, और जितना अभी मैंने कमाया वो केवल 27 पौंड 10 शिलिंग्स था। मैं हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अपने छोटे से कमरे में बैठा रहता और अंततः मेरा मन उदास होने लगा और मैंने विश्वास करना शुरू कर दिया कि मेरी प्रैक्टिस कभी नहीं बढ़ेगी। हालांकि कल जब मैं ऑफिस छोड़ने वाला था, मेरा क्लर्क आया और कहा कि एक सज्जन मुझसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने साथ में एक कार्ड भी दिया था जिसमें लिखा था, कर्नल लाइसेंडर स्टार्क। कर्नल खुद थोड़े लंबे कद के लेकिन बेहद दुबले पतले आदमी थे। मैं सोचता हूं कि मैंने आज तक इतना दुबला आदमी नहीं देखा। उनका पूरा चेहरा नाक और ठोड़ी तक पतला हो गया था और उनके गालों की त्वचा हड्डियों के ऊपर तनी हुई थी। फिर भी ये दुर्बलता उनके स्वभाव की लगती थी, किसी बीमारी की वजह से नहीं, क्योंकि उनकी आंखें तेज थीं, कदम फुर्तीले थे और उनका स्वभाव आत्मविश्वासी था। वे सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने थे और मेरी राह से उनकी उम्र 30 के बजाय 40 के करीब लगती थी। श्री हैदरली, उन्होंने थोड़ा जर्मन उच्चारण में कहा, आप मुझे ऐसे इंसान के तौर पर सुझाए गए हैं जो न केवल अपने काम में माहिर है बल्कि गोपनीयता रखने में भी सक्षम है। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया। इस तरह के सम्मानित परिचय पर हर जवान आदमी की तरह मुझे भी खुशी हुई। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसा कौन था जिसने मुझे इतने अच्छे शब्दों में बताया? शायद ये अभी बताना बेहतर नहीं होगा। मुझे वही स्रोत बताता है कि आप अनाथ और अकेले लंदन में रहते हैं। ये बिल्कुल सही है, मैंने कहा, मगर अगर आप मुझसे प्रोफेशनल विषय पर बात करना चाहते हैं तो माफ कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरे पेशे से कैसे जुड़ा है। बिल्कुल, लेकिन आप पाएंगे कि मेरी बात सीधे मुद्दे पर है। मैं आपके लिए एक पेशेवर काम लेकर आया हूं, लेकिन पूरी गुप्तता बहुत जरूरी है, पूरी तरह से गुप्तता। और जाहिर है हम एक अकेले आदमी से ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं जो एक परिवार में रहता हो। अगर मैं आपको गुप्त रखने का वादा करता हूं, मैंने कहा, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने मुझे घूरा और ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में संदेह और सवाल दोनों थे। क्या आप सच्ची बात करने का वादा करते हैं? हाँ, वादा करता हूं, पूरी तरह और गुप्तता से।
पहले, दौरान और बाद में? इस मामले का कोई जिक्र न हो, न मौखिक और न लिखित? मैंने पहले ही अपना वादा दे दिया है। बहुत अच्छा। वो अचानक से उठ खड़े हुए और बिजली की तरह कमरे में दौड़कर दरवाजा खोल दिया। बाहर का रास्ता खाली था। ठीक है, वो वापस आकर बोले, मुझे पता है कि कभी कभी क्लर्क अपने मालिक के मामलों के प्रति जिज्ञासु होते हैं। अब हम सुरक्षित हैं, बातचीत कर सकते हैं। वो अपनी कुर्सी मेरे पास खींचकर बैठ गए और फिर वही जिज्ञासु और गंभीर नजर मेरे ऊपर टिका दी। मुझे उस दुबले आदमी की अजीब हरकतों से एक तरह का डर और नफरत महसूस होने लगी थी। यहां तक कि ग्राहक होने का डर भी मेरी अधीरता को रोक नहीं पाया। मुझे कृपया अपना काम बताइए सर, मैंने कहा। मेरा समय कीमती है। भगवान मुझे उस आखिरी बात के लिए माफ करे, पर ये शब्द मेरे मुंह से निकल गए। 50 गिनी रात के एक काम के लिए ठीक रहेगा? उसने पूछा। बहुत अच्छा। मैं रात भर का काम कह रहा हूं, लेकिन सच तो यह है कि 1 घंटे का काम होगा। मुझे बस आपकी राय चाहिए, एक हाइड्रोलिक स्टैंपिंग मशीन के बारे में, जो खराब हो गई है। अगर आप हमें बताएंगे कि इसमें क्या गड़बड़ी है, तो हम उसे खुद ठीक कर लेंगे। क्या आप ऐसे कमीशन के लिए तैयार हैं? काम हल्का लगता है और भुगतान तो बहुत मजबूत है। बिल्कुल सही। हम चाहेंगे कि आप आज रात आखिरी ट्रेन से आएं। कहाँ? एफोर्ड बर्कशायर में। ये ऑक्सफोर्डशायर की सीमा के करीब एक छोटा सा स्थान है। रीडिंग से लगभग 7 मील की दूरी पर। पेडिंगटन से ट्रेन लगेगी, जो आपको लगभग 11:15 पर वहां पहुंचा देगी। बहुत अच्छा। मैं कार से आपको लेने आऊंगा। कार ड्राइव भी है? हाँ, हमारा छोटा स्थान बिल्कुल ग्रामीण इलाके में है। एफोर्ड स्टेशन से ये 7 मील की दूरी पर है। तो हम आधी रात से पहले पहुंचेंगे मुश्किल से। वापसी की कोई ट्रेन नहीं होगी। मुझे रात भर वहीं रुकना होगा। हाँ, हम आपके आराम का इंतजाम कर सकते हैं। ये तो बहुत असुविधाजनक होगा। क्या मैं किसी और समय आ सकता हूं? हमने ठीक यही सोचा है कि आप देर रात आए। यह सुविधा के लिए आपका मुआवजा है कि हम एक ऐसे युवा और अनजाने आदमी को इतनी बड़ी फीस दे रहे हैं, जो इस पेशे में काफी आगे जा सकता है। फिर भी अगर आप इस काम से हटना चाहते हैं, तो अभी भी समय है। मैंने 50 गिनी के बारे में सोचा और कि ये पैसे मेरे लिए कितने काम के होंगे। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। मैं आपकी मर्जी से काम करूंगा, पर मैं थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूं कि आप मुझसे क्या करने को कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये स्वाभाविक है कि हमने आपसे गुप्त रखने का वादा लिया है और इससे आपकी जिज्ञासा बढ़ी है। मैं नहीं चाहता कि आप बिना पूरी बात जाने कुछ कर बैठें। मुझे पता है कि हम बात करने में पूरी तरह सुरक्षित हैं। पूरी तरह? तो बात ऐसी है, आपको शायद पता होगा कि फुलर अर्थ बहुत कीमती चीज है और ये इंग्लैंड में सिर्फ 1-2 जगह ही पाया जाता है। मुझे इसकी जानकारी है। कुछ समय पहले मैंने रीडिंग से 10 मील के भीतर एक छोटा सा स्थान खरीदा। मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे एक खेत में फुलर अर्थ जमा पाया गया, लेकिन जांच के बाद पता चला कि ये जमा अपेक्षाकृत छोटा था और ये 2 बहुत बड़े जमा के बीच का संबंध था, जिनमें से दोनों मेरे पड़ोसियों की जमीन में थे। ये लोग पूरी तरह अनजान थे कि उनकी जमीन में सोने के खदान जैसी कीमती चीज है। स्वाभाविक रूप से मेरी दिलचस्पी थी कि वो जमीन खरीद लूं, इससे पहले कि उन्हें इसकी असली कदर पता चले। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास इतनी पूंजी नहीं थी। मैंने कुछ दोस्तों से बात की और हमने मिलकर ये सोचा कि हम चुपचाप अपनी छोटी जमा की खुदाई करें, जिससे पैसा आए और पड़ोसी का खेत खरीद सके। हम ये काम कुछ समय से कर रहे थे और मदद के लिए हमने एक हाइड्रोलिक प्रेस लगाई। जैसा कि मैंने कहा, ये प्रेस काम करना बंद कर गई है और हमें आपकी सलाह चाहिए। हम अपनी गुप्तता बहुत कड़ाई से रखते हैं और अगर ये पता चल गया कि हमारे यहाँ हाइड्रोलिक इंजीनियर आ रहे हैं तो जांच शुरू हो जाएगी और अगर सच्चाई बाहर आई तो हम अपनी जमीन और योजनाएं खो देंगे। इसी कारण मैंने आपसे वादा कराया कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि आप आज रात एफोर्ड जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये सब मैं स्पष्ट कर पाया। मैं पूरी तरह समझ गया हूं, मैंने कहा। एक बात मुझे समझ नहीं आई कि हाइड्रोलिक प्रेस का फुलर अर्थ की खुदाई में क्या उपयोग होगा। मुझे तो लगता है कि ये गिट्टी की तरह खुदाई की जाती है।
आह, उसने बिना ध्यान दिए कहा। हमारी अपनी प्रक्रिया है। हम अर्थ को ईंटों में दबाते हैं ताकि उन्हें बिना पकड़ लिए निकाला जा सके। पर यह तो छोटा सा हिस्सा है। मैंने आपको पूरी बात बता दी है और दिखा दिया है कि मैं आप पर कितना भरोसा करता हूं। वो खड़ा हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप 11:15 पर ये फोर्ड पहुंचेंगे। मैं जरूर वहां रहूंगा। और किसी से भी बात मत करना। उसने मुझे आखिरी बार गंभीर नजर से देखा, मेरी हथेली को ठंडे नम हाथ से पकड़ा और फिर जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। जब मैंने ठंडे दिमाग से इस अचानक मिले काम के बारे में सोचा तो मैं काफी आश्चर्यचकित था। एक तरफ मैं खुश था क्योंकि ये फीस मेरे खुद के काम की तुलना में 10 गुना थी और ये काम भविष्य में और भी मौके ला सकता था। दूसरी तरफ उस आदमी का चेहरा और निगाहें मेरी समझ को संतुष्ट नहीं कर पाए कि फुलर अर्थ की ये व्याख्या मेरी आधी रात की यात्रा की जरूरत को समझा सके, और उनका इतने जोर से मना करना कि मैं अपनी यात्रा के बारे में किसी को न बताऊं। रीडिंग स्टेशन पर मुझे अपनी गाड़ी और स्टेशन दोनों बदलना पड़े। हालांकि मैं ये फोर्ड के लिए आखिरी ट्रेन पकड़ने में सफल रहा और 11 बजे के बाद उस छोटे से मंद रोशनी वाले स्टेशन पर पहुंचा। मैं वहां उतरने वाला एकमात्र यात्री था और प्लेटफॉर्म पर एक नींद में डूबा भारवाहक ही था जो लालटेन लिए खड़ा था। जैसे ही मैंने टिकट की छोर से बाहर कदम रखा, मेरा वो सुबह का परिचित दूसरी तरफ अंधेरे में इंतजार कर रहा था। बिना कुछ कहे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे एक खुली हुई गाड़ी में ले गया। उसने दोनों तरफ की खिड़कियां बंद कर दीं, लकड़ी पर ठोकर मारी और हम घोड़े की तेज रफ्तार पर निकल पड़े। एक घोड़ा? होम्स ने बीच में कहा। हाँ, सिर्फ एक। रंग क्या था? हाँ, मैंने फुहारों की रोशनी में देखा जब मैं गाड़ी में चढ़ रहा था। वो एक चमकदार चेस्टनट यानी भूरा था। थका हुआ या ताजा? ओह, ताजगी और चमक से भरा था। धन्यवाद। मैं खेद प्रकट करता हूं कि मैंने आपकी कहानी बीच में रोकी। कृपया अपनी दिलचस्प बातचीत जारी रखें। तब हम चल पड़े और कम से कम 1 घंटे तक गाड़ी दौड़ती रही। कर्नल लाइसेंडर स्टार्क ने कहा था कि दूरी सिर्फ 7 मील है, परंतु जिस तेजी से हम जाते लगे और जितना समय लगा, उससे मुझे लगा कि वो दूरी 12 मील के करीब रही होगी। वो पूरे समय मेरे पास चुपचाप बैठे रहे और मैंने जब जब उनकी ओर देखा, पाया कि वे बहुत तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। उस इलाके की देहाती सड़कें शायद अच्छी नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह उछलते झटके खाते रहे। मैंने खिड़कियों से बाहर देखने की कोशिश की कि पता चले हम कहाँ हैं, लेकिन वे धुंधले कांच की थीं और सिवाय किसी किसी वक्त गुजरती रोशनी के धुंधले उजाले के कुछ भी नहीं दिख रहा था। कभी कभी यात्रा की नीरसता तोड़ने के लिए मैं कोई बात छेड़ देता, पर कर्नल सिर्फ एक एक शब्द में उत्तर देते और बातचीत जल्द ही थम जाती। आखिरकार गाड़ी की ऊबड़ खाबड़ सड़क गिट्टी वाले चिकने रास्ते में बदल गई और गाड़ी रुकी। कर्नल लाइसेंडर स्टार्क उछलकर उतरे और जैसे ही मैं उनके पीछे पीछे उतरा, वे मुझे तेजी से खींचकर सामने मुंह बाए खड़े एक बरामदे में ले गए। हम मानो सीधे बग्घी से उतरकर दालान में आ पहुंचे, इस तरह कि मैं घर के सामने के हिस्से की एक झलक तक न ले सका। जैसी ही मैंने देहरी लांघी, हमारे पीछे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और दूर जाती गाड़ी के पहियों की खटर पटर की आवाज मुझे क्षीण सी सुनाई दी। घर के भीतर घना अंधेरा था और कर्नल तीलियां टटोलने लगे, धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए। अचानक गलियारे के दूसरे सिरे पर एक दरवाजा खुला और एक लंबी सुनहरी रेखा सी रोशनी हमारी ओर तीर की तरह आई। वो पट्टी चौड़ी हुई और एक स्त्री हाथ में दीपक उठाए, उसे सिर से ऊपर थामे, चेहरा आगे किए हमें टटोलती हुई सी दिखाई दी। उसके रूप का आभास हुआ और उसके गहरे परिधान पर रोशनी की चिकनाहट से समझ गया कि कपड़ा काफी मूल्यवान था। उसने किसी विदेशी भाषा में कुछ शब्द कहे, मानो प्रश्न किया हो, और जब मेरे साथी ने कड़क एकाक्षरी उत्तर दिया तो वो इस तरह चौंकी कि दीपक उसके हाथ से लगभग छूट गया। कर्नल स्टार्क उसके पास गए, कान में कुछ फुसफुसाए और फिर उसे पीछे हटाते हुए उसी कमरे में लौटा दिया जहां से वो आई थी।
इसके बाद वे दीपक अपने हाथ में लेकर फिर मेरी ओर बढ़े। कृपया कुछ मिनटों के लिए इस कमरे में प्रतीक्षा करें, उन्होंने कहा और एक दूसरा दरवाजा खोल दिया। वो एक शांत, छोटा, सादा सा सुसज्जित कमरा था, जिसके मध्य में एक गोल मेज थी, जिस पर कई जर्मन पुस्तकें बिखरी पड़ी थीं। कर्नल स्टार्क ने दीपक दरवाजे के पास रखे एक हारमोनियम के ऊपर रख दिया। मैं आपको एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कराने वाला, ये कहकर वे अंधेरे में विलीन हो गए। मैंने मेज पर रखी किताबों की ओर देखा और जर्मन न जानते हुए भी समझ गया कि उनमें 2 विज्ञान संबंधी ग्रंथ थे और बाकी कविताओं के संकलन। फिर मैं खिड़की की ओर गया, ये आशा करते हुए कि शायद देहात का कुछ दृश्य दिख जाए, पर एक ओक की झांपी भारी सलाखों से जड़ी उस पर पड़ी हुई थी। घर में एक अद्भुत सी निस्तब्धता थी। कहीं गलियारे में एक पुरानी घड़ी जोर से टिक टिक कर रही थी, पर उसके अलावा सब कुछ मृत्यु जैसा शांत था। एक अनाम सी आशंका मुझे घेरने लगी। ये जर्मन लोग कौन थे और ऐसी अनोखी सुनसान जगह पर रह क्या कर रहे थे, और ये जगह थी कहाँ? मैं एफोर्ड से कोई 10 मील दूर रहा होऊंगा, बस इतना ही मालूम था, पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम किधर, इसका कोई बोध नहीं था। इस पर भी रीडिंग और शायद अन्य बड़े नगर भी इसी परास में आते थे, तो मुमकिन है कि स्थान उतना एकांत न रहा हो। फिर भी इस पूर्ण निस्तब्धता से स्पष्ट था कि हम देहात में थे। मैं कमरे में टहलने लगा, होठों ही होठों में कोई धुन गुनगुनाता, अपने हौसले को साधे हुए और ये सोचता कि अपने 50 गिनी की फीस सचमुच कमा रहा हूं। अचानक, बिना किसी पूर्व संकेत के, उस मृत सी शांति के बीच मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। वो स्त्री द्वार पर खड़ी थी, उसके पीछे दालान का अंधेरा और मेरे दीपक की पीली रोशनी उसके आतुर सुंदर चेहरे पर पड़ रही थी। एक नजर में समझ गया कि वो भय से व्याकुल है, और ये दृश्य मेरे अपने दिल में भी सिहरन बनकर दौड़ गया। उसने एक कांपती उंगली उठाकर मुझे चुप रहने का संकेत दिया और टूटी फूटी अंग्रेजी में कुछ फुसफुसाकर शब्द कहे। उसकी आंखें भयभीत घोड़ी की तरह पीछे अंधेरे में बार बार झांक रही थीं। मैं जाऊं, उसने कहा, संभवतः शांति से बोलने की कोशिश करते हुए। मुझे जाना होगा, मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारे करने के लिए यहां कुछ भी अच्छा नहीं है। मगर मैडम, मैंने कहा, मैंने अभी तक वो काम नहीं किया है जिसके लिए आया हूं। मैं मशीन को देखे बिना यहां से नहीं जा सकता। इंतजार करना आपके लिए कोई लाभदायक बात नहीं है। वो बोली, आप रास्ता पा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। और फिर जब उसने देखा कि मैं मुस्कुरा रहा हूं और सिर हिला रहा हूं, उसने अचानक अपनी हिचक छोड़ दी और हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ी। भगवान की खातिर, उसने फुसफुसाया, यहां से तुरंत चले जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन मेरी प्रकृति थोड़ी जिद्दी है और मैं तब अधिक तैयार होता हूं जब रास्ते में कोई बाधा हो। मैंने अपने 50 गिनी फीस के बारे में सोचा, अपनी थकी हुई यात्रा के बारे में और उस अप्रिय रात के बारे में जो मुझे प्रतीत हो रही थी। क्या ये सब व्यर्थ चला जाएगा? मैं बिना अपनी बात पूरी किए और अपनी मेहनत की कमाई लिए हुए क्यों भाग जाऊं? ये महिला मेरी जानकारी के अनुसार शायद मानसिक रोगी हो सकती है, इसलिए मेरी अच्छी हिम्मत के साथ, भले ही उसके व्यवहार ने मुझे हिला दिया था, मैंने सिर हिलाते हुए कहा कि मैं यहीं रहूंगा। वो फिर से विनती करने ही वाली थी कि ऊपर से कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ और सीढ़ियों पर कई कदमों की आवाज सुनाई दी। वो एक पल के लिए रुकी, निराशा से हाथ ऊपर उठाए और जैसे आई थी चुपचाप और बिना आवाज किए गायब हो गई। नए आने वाले व्यक्ति कर्नल लाइसेंडर स्टार्क के साथ एक ठिगने ठोस कद के आदमी थे, जिनकी दोहरी ठुड्डी की सिलवटों में से चिंचिलासी दाढ़ी उगती थी और जिनका परिचय मुझे मिस्टर फर्ग्यूसन के रूप में कराया गया। ये मेरे सचिव और प्रबंधक हैं, कर्नल ने कहा। वैसे मुझे तो ये भ्रम था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये दरवाजा बंद कर दिया था। मुझे डर है कि आपको ठंडी हवा लगी होगी। मगर नहीं, मैंने कहा, मैंने खुद दरवाजा खोला था क्योंकि कमरे में हवा बंद थी।
उसने मुझ पर एक संदेह भरी नजर डाली। शायद अच्छा होगा कि हम अपना काम शुरू करें, उसने कहा। मिस्टर फर्ग्यूसन और मैं आपको मशीन दिखाने ले चलेंगे। मुझे लगता है कि अपनी टोपी पहन लेनी चाहिए। अरे नहीं, वो घर के अंदर है। क्या आप घर के अंदर फुलर अर्थ की खुदाई करते हैं? नहीं नहीं, ये केवल वहां दबाई जाती है। पर मत पूछिए, हम चाहते हैं कि आप मशीन की जांच करें और हमें बताएं कि उसमें क्या खराबी है। हम साथ में ऊपर गए। सबसे पहले कर्नल लैंप लिए हुए, उसके बाद मोटा प्रबंधक और मैं। ये एक पुराना और उलझा हुआ घर था, जिसमें गलियारों, रास्तों, सकरी घुमावदार सीढ़ियों और छोटे छोटे दरवाजों की भरमार थी, जिनके दरवाजे की चौखटें पीढ़ियों से घिस चुकी थीं। ऊपर की मंजिल पर कोई कालीन नहीं था और कोई फर्नीचर के निशान भी दिखाई नहीं देते थे। दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा था और नमी हरी हरी बदसूरत जगह बना रही थी। मैंने जितना हो सके असाधारण शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन उस महिला की चेतावनी मेरे दिमाग में थी और मैंने अपने दोनों साथियों पर नजर बनाए रखी। फर्ग्यूसन एक उदासीन और चुपचाप आदमी लग रहा था, लेकिन उसने जो थोड़ा बोला उससे पता चला कि वो कम से कम मेरा देसी है। कर्नल लाइसेंडर स्टार्क आखिरकार एक नीचे दरवाजे के सामने रुके, जिसे उन्होंने अनलॉक किया। अंदर एक छोटा और चौकोर कमरा था, जिसमें हम तीनों मुश्किल से एक साथ आ सकते थे। फर्ग्यूसन बाहर रहा और कर्नल ने मुझे वहां दाखिल किया। अब हम, उन्होंने कहा, असल में हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर हैं और अगर कोई इसे चालू कर दे तो हमारे लिए बहुत बुरी बात होगी। इस छोटे कमरे की छत वास्तव में नीचे उतरने वाले पिस्टन का सिरा है और ये कई टन के बल के साथ इस धातु फर्श पर आ गिरता है। बाहर छोटे छोटे पार्श्व जल स्तंभ हैं जो बल को ग्रहण करते हैं और उसे उसी प्रकार संप्रेषित तथा अनेक गुना कर देते हैं, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं। मशीन तो सहज ही चलती है, किंतु इसके चलने में कुछ कड़ापन आ गया है और इसकी शक्ति कुछ घट गई है। कृपा होगी यदि आप इसे देख लें और हमें बताएं कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। मैंने लैंप लिया और मशीन को पूरा देखा। ये वास्तव में एक विशाल मशीन थी और बहुत भारी दबाव डालने में सक्षम थी। बाहर जाकर मैंने नियंत्रण लीवर दबाए और तुरंत आवाज से जाना कि कहीं थोड़ा रिसाव हो रहा है, जिससे पानी वापस एक साइड सिलेंडर से बह रहा था। जांच में पता चला कि एक इंडिया रबड़ का बैंड, जो ड्राइविंग रॉड के सिर के चारों ओर था, सिकुड़ गया था और इसलिए वो जिस सॉकेट में काम करता था उसमें पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा था। यही ताकत कम होने का स्पष्ट कारण था, जिसे मैंने अपने साथियों को बताया, जो ध्यान से सुन रहे थे और ठीक करने के तरीके को लेकर कई व्यावहारिक प्रश्न पूछ रहे थे। अपनी बात पूरी कर मुख्य कमरे में लौट आया और मशीन को अच्छी तरह देखा ताकि अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकूं। ये साफ था कि फुलर अर्थ की कहानी पूरी तरह झूठ थी, क्योंकि इतने ताकतवर इंजन को इतने मामूली उद्देश्य के लिए बनाना बेतुका होगा। दीवारें लकड़ी की थीं, लेकिन फर्श एक बड़े लोहे के ट्राफ का बना था और जब मैंने उसे देखा तो उसके ऊपर धातु की परत जम गई थी। मैं झुककर इसे खरोंच रहा था कि देख सकूं कि ये क्या है। तभी मैंने जर्मन में बड़बड़ाने की आवाज सुनी और ऊपर से कर्नल का पीला चेहरा मुझे देखने लगा। तुम वहां क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैं उस झूठी कहानी से ठगा हुआ महसूस कर रहा था जो उसने मुझे बताई थी। मैं आपके फुलर अर्थ की प्रशंसा कर रहा था, मैंने कहा। अगर मैं जान पाता कि मशीन का असली उपयोग क्या है तो शायद मैं आपको बेहतर सलाह दे पाता। जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे अपनी बात की जल्दबाजी पर अफसोस हुआ। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसकी धूसर आंखों में एक भयंकर चमक जागी। ठीक है, उसने कहा, तुम मशीन के बारे में सब जान सकोगे। वो पीछे हट गया, छोटे दरवाजे को जोर से बंद किया और चाबी घुमाई। मैंने उसकी ओर दौड़ लगाई और हैंडल पकड़ लिया, लेकिन वो पूरी तरह से बंद था और मेरी सभी ठोकरों और खींचने पर भी नहीं खुला। अरे, मैंने चिल्लाया, अरे कर्नल, मुझे बाहर निकालो। फिर अचानक उस सन्नाटे में एक आवाज आई जिसने मेरा दिल मुंह में ला दिया। ये लीवरों की खड़खड़ाहट और रिश्ते सिलेंडर की आवाज थी। उसने इंजन चालू कर दिया था। लैंप वहीं पड़ा था जहां मैंने ट्राफ के पास रखा था। उसकी रोशनी में मैंने देखा कि काली छत धीरे धीरे झटकों के साथ नीचे आ रही थी
और जैसा कि मैं जानता था, उसका बल इतना था कि वो मुझे मिनटों में पूरी तरह कुचल देगी। मैं दरवाजे से लटक गया, चिल्लाता रहा और लॉक को अपने नाखूनों से खींचा। मैं कर्नल से विनती करता रहा कि मुझे बाहर निकाल दे, पर लीवरों की अकड़ती आवाज मेरी चिल्लाहटों को दबा रही थी। छत मेरे सिर से मात्र 1 या 2 फुट ऊपर थी और मेरे हाथ में लग रहा था कि वो कठोर और खुरदुरी है। फिर मुझे ये बात समझ आई कि मेरी मौत कितनी दर्दनाक होगी, इस बात पर काफी निर्भर करता है कि मैं किस स्थिति में मरूंगा। अगर मैं मुंह के बल लटका रहूं तो वजन मेरी रीढ़ पर पड़ेगा, और इस भयानक टूटने के बारे में सोचकर मैं कांप उठा। शायद दूसरी स्थिति में आसान होगा, लेकिन क्या मेरी हिम्मत इतनी होगी कि मैं उस घातक काले साए को देखते हुए लेट जाऊं? मैं अभी बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी जिससे मेरे दिल में आशा की लहर दौड़ गई। मैंने कहा था कि फर्श और छत लोहे की थीं, दीवारें लकड़ी की। मैंने जैसे ही सरसरी नजर डाली, मैंने 2 बोर्डों के बीच एक पीली रोशनी की पतली रेखा देखी, जो बढ़ती गई जब एक छोटा पैनल पीछे की ओर खिसका। एक पल के लिए मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये सच में एक दरवाज़ा है जो मौत से बाहर ले जाता है। अगले ही पल मैं उस दरवाजे से बाहर कूद गया और दूसरी तरफ आधा बेहोश पड़ा था। पैनल फिर से बंद हो गया, लेकिन लैंप टूटने की आवाज और कुछ क्षण बाद 2 लोहे के टुकड़ों की आवाज से पता चला कि मेरी जान कितनी तंगहाली से बची है। मेरी चेतना उस उन्मत्त खींचतान से लौटी जो मेरी कलाई पर पड़ रही थी, और मैंने अपने आप को एक संकरे गलियारे के पत्थर के फर्श पर पड़ा पाया, जबकि एक स्त्री मेरे ऊपर झुकी हुई थी और अपने बाएं हाथ से मुझे खींच रही थी, और दाएं हाथ में उसने एक मोमबत्ती थाम रखी थी। वो वही सहृदय मित्र थी जिसकी चेतावनी को मैंने इतनी मूर्खता से ठुकरा दिया था। चलो चलो, वो हाँफती हुई बोली, वे कुछ ही मिनटों में आ जाएंगे। वे देखेंगी कि तुम वहां नहीं हो। ओह, इतना कीमती समय ना गवाओ, चलो। इस बार कम से कम मैंने उसकी सलाह को नजरअंदाज नहीं किया। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और उसके साथ घूमती हुई सीढ़ियों से नीचे भागा। ये सीढ़ियां एक और चौड़े गलियारे में ले जाती थीं, और जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने दौड़ते हुए कदमों की आवाज और 2 आवाजों की चीख पुकार सुनी, एक ऊपर की मंजिल से और एक नीचे से। मेरी साथी ने आशा खो देते हुए चारों ओर देखा। फिर उसने एक दरवाज़ा खोला जो सोने के कमरे में जाता था, जहां से चांदनी उजियालों में चमक रही थी। ये तुम्हारा एकमात्र मौका है, उसने कहा। ये ऊंचा है, लेकिन शायद तुम इसमें छलांग लगा सको। जैसे ही वो बोल रही थी, एक रोशनी आगे की ओर चमकी, और मैंने देखा कि कर्नल लाइसेंडर स्टार्क एक हाथ में लालटेन और दूसरे में कसाई की कुल्हाड़ी जैसा हथियार लिए तेजी से दौड़ रहे हैं। मैं बेडरूम के पार भागा, खिड़की खोली और बाहर देखा। चांदनी में बगीचा कितना शांत, सुहाना और स्वस्थ लग रहा था, और नीचे की दूरी 30 फुट से ज्यादा नहीं थी। मैं खिड़की की चौखट पर चढ़ा, पर छलांग लगाने से पहले ये सुनना चाहता था कि मेरी रक्षक और मेरा पीछा करने वाले के बीच क्या बातचीत हुई। अगर वो खतरे में थी तो मैं किसी भी जोखिम पर उसके बचाव के लिए वापस जाने को तैयार था। मेरा मन अभी ऐसा सोच भी नहीं पाया था कि वो दरवाजे पर पहुंच गया, उसे पीछे धकेलते हुए, लेकिन उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट दी और उसे रोकने की कोशिश की। फ्रिट्स, फ्रिट्स, वो अंग्रेजी में चिल्लाई, पिछली बार के बाद अपना वादा याद रखो। तुमने कहा था कि ये फिर नहीं होगा। वो चुप रहेगा। ओह, वो चुप रहेगा। तुम पागल हो एलाइस, वो चिल्लाया, उसे छूटने के लिए जूझते हुए। तुम हमारा सत्यानाश कर दोगी। इसने बहुत कुछ देख लिया, हटने दो मुझे, कहता हूं। उसने उसे एक तरफ धक्का दे मारा और खिड़की की ओर लपक कर अपने भारी हथियार से मेरी ओर वार किया। मैं अपने को छोड़ चुका था और दोनों हाथों से चौखट पकड़कर लटक रहा था, तभी उसका वार पड़ा। मुझे एक बोझिल सा दर्द भान हुआ। मेरी पकड़ ढीली पड़ी और मैं नीचे बगीचे में जा गिरा। गिरने से मैं हिल तो गया, पर घायल न हुआ। इसलिए मैं उठ खड़ा हुआ और झाड़ियों के बीच जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ पड़ा, क्योंकि समझ गया था कि अभी खतरे से बाहर नहीं हुआ हूं। किंतु अचानक दौड़ते दौड़ते एक घातक सा चक्कर और मितली मुझ पर छा गई। मैंने अपने हाथ की ओर देखा जो दर्द से धड़क रहा था, और तब पहली ही बार देखा कि मेरा अंगूठा कट चुका था।
और घाव से रक्त फूट रहा था। मैंने रूमाल से उसे बांधने की चेष्टा की, पर तभी कानों में एकाएक भिनभिनाहट सी उठी और अगले ही क्षण मैं गुलाब की झाड़ियों में बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं कितनी देर तक अचेत रहा ये नहीं कह सकता। बहुत लंबा समय रहा होगा, क्योंकि जब मुझ में चेतना लौटी तो चांद ढल चुका था और एक उज्ज्वल सुबह फूट रही थी। मेरे वस्त्र ओस से तर थे और मेरे कोट की बांह घायल अंगूठे से निकले रक्त से तरबतर थी। उसकी जलन ने मेरी रात की सारी साहसिक घटनाएं एक ही क्षण में स्मरण करा दी और मैं इस एहसास के साथ उछलकर खड़ा हो गया कि शायद अभी भी अपना पीछा करने वालों से सुरक्षित नहीं हूं। पर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब चारों ओर देखा तो न घर दिखा न बगीचा। मैं मुख्य सड़क से सटी झाड़ी की बाड़ के मोड़ पर पड़ा था और थोड़ी ही नीचे एक लंबी इमारत थी, जो पास जाने पर वही स्टेशन निकली जहां पिछली रात उतरा था। यदि मेरे हाथ का ये कुरूप घाव न होता तो उन भयानक घंटों में जो कुछ बीता वो सब कोई बुरा सपना ही माना जाता। आधा सुन्न सा होकर मैं स्टेशन में गया और सुबह की गाड़ी के बारे में पूछा। रीडिंग के लिए एक गाड़ी 1 घंटे से भी कम में थी। वही कुली ड्यूटी पर था जो मेरे पहुंचने पर था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कभी कर्नल लाइसेंडर स्टार्क का नाम सुना है। नाम उसके लिए अनजाना था। क्या उसने पिछली रात कोई बग्घी मेरे लिए इंतजार करती देखी थी? नहीं, उसने नहीं देखी। क्या पास में कहीं पुलिस थाना है? कोई 3 मील दूर एक था। मेरे लिए वहां तक जाना अपनी निर्बल और रोगी दशा में बहुत दूर था। मैंने निश्चय किया कि शहर लौटकर ही अपनी कहानी पुलिस को बताऊंगा। जब पहुंचा तो 6 बजे से कुछ ऊपर थे, अतः पहले अपने घाव की पट्टी कराने गया और फिर डॉक्टर कृपा करके मुझे यहां ले आए। अब ये मामला आपके हाथ में देता हूं और जो आप कहेंगे वही करूंगा। उस विलक्षण वृत्तांत को सुनने के बाद हम दोनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। तब शर्लॉक होम्स ने शेल्फ से अपने भारी भरकम कॉमन प्लेस बुक में से एक उतारी, जिनमें वो अखबारों की कतरनें रखता था। ये एक विज्ञापन है जो आपको रुचिकर लगेगा, उसने कहा। ये कोई 1 वर्ष पहले सब पत्रों में छपा था। सुनिए। लापता 9 तारीख को श्री जेरीमायाह हेलिंग, आयु 26 वर्ष, एक हाइड्रोलिक इंजीनियर। रात के 10 बजे अपने निवास से निकले और तब से उनके बारे में कुछ नहीं सुना गया। पहने थे इत्यादि इत्यादि। हाँ, मेरा ख्याल है यही वो अंतिम मौका दर्शाता है जब कर्नल को अपनी मशीन की ओवरहालिंग करानी पड़ी थी। हे भगवान, मेरे रोगी ने पुकारा। तो यही उस लड़की की बात का अर्थ था। निस्संदेह ये स्पष्ट है कि कर्नल बड़ा शीतलचित्त और निरंकुश पुरुष था, जो अपने छोटे से खेल में किसी भी रुकावट को राह में रहने देने का अभ्यस्त न था। उन्हीं कट्टर समुद्री लुटेरों की तरह है जो कब्जा किए गए जहाज से किसी को जीवित नहीं छोड़ते। अच्छा, अब प्रत्येक क्षण बहुमूल्य है। यदि आप चलने लायक समझते हैं तो हम स्कॉटलैंड यार्ड चलें और वहां से एफोर्ड के लिए प्रस्थान की तैयारी करें। लगभग 3 घंटे बाद हम सब एक ही गाड़ी में थे, रीडिंग से बर्कशायर के छोटे से गांव की ओर। साथ थे शर्लॉक होम्स, हाइड्रोलिक इंजीनियर, स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर ब्रैड स्ट्रीट, सादे वेश का एक अधिकारी, और मैं। ब्रैड स्ट्रीट ने काउंटी का ऑर्डिनेंस मैप सीट पर फैला रखा था और कंपास से एफोर्ड को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच रहा था। लीजिए, उसने कहा, यह वृत्त गांव से 10 मील त्रिज्या पर खींचा गया है। जिस स्थान की हमें तलाश है वो इसी रेखा के आसपास कहीं होना चाहिए। आपने 10 मील ही कहा था, मेरा ख्याल है सर। 1 घंटे की बढ़िया ड्राइव थी। और आपको लगता है कि वे आपको इतनी दूर उसी रास्ते अचेत अवस्था में वापस भी लाए? उन्हें ऐसा ही करना पड़ा होगा। मुझे ये धुंधला सा स्मरण भी है कि मुझे उठाकर कहीं ले जाया गया था। जो बात मुझे समझ में नहीं आती, मैंने कहा, वो ये कि जब उन्होंने आपको बगीचे में बेहोश पड़ा पाया तब आपको क्यों छोड़ दिया? शायद उस स्त्री की प्रार्थनाओं से वो दुष्ट पिघल गया हो। मुझे ये संभव नहीं लगता। जीवन में इतना कठोर चेहरा कभी नहीं देखा। ओह, वो सब हम जल्द ही साफ कर लेंगे, ब्रैड स्ट्रीट ने कहा। खैर, मैंने अपना वृत्त खींच लिया है और यही चाहता हूं कि काश मालूम होता है कि इस वृत्त पर किस बिंदु पर वे लोग हैं जिनकी हमें तलाश है। मेरा ख्याल है मैं उस पर उंगली रख सकता हूं, होम्स ने शांति से कहा। सचमुच आपने मत बना लिया है? इंस्पेक्टर चिल्लाया। चलिए देखें कौन आपके साथ है।
मेरा कहना है दक्षिण, क्योंकि उधर इलाका ज्यादा उजाड़ है। और मेरा कहना है पूरब, मेरे रोगी ने कहा। मैं पश्चिम के पक्ष में हूं, सादे वेश वाले अधिकारी ने कहा। उधर कई शांत छोटे छोटे गांव हैं। और मैं उत्तर के पक्ष में, क्योंकि वहां पहाड़ियां नहीं। और हमारे मित्र कहते हैं कि गाड़ी किसी चढ़ाई पर चढ़ती उन्हें महसूस नहीं हुई। आइए, इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, रायों की बहुत ही सुंदर विविधता है। हम सब ने मिलकर दिशाओं का पूरा घेरा कर लिया। अब निर्णायक वोट किसे दें? आप सब गलत हैं। पर हम सब गलत नहीं हो सकते। हाँ, हो सकते हैं, यही मेरी बात है। वो अपनी उंगली घेरे के केंद्र में रखता है। इसी जगह हमें वे मिलेंगे। पर 12 मील की ड्राइव? हैदरली हाँफते हुए बोला। 6 मील जाना और 6 मील वापस आना, इससे आसान कुछ नहीं। तुम खुद कह रहे हो कि जब तुम गाड़ी में चढ़े तो घोड़ा ताजा और चमकदार था। अगर उसने 12 मील भारी रास्तों पर दौड़ लगाई होती तो कैसे हो सकता है? सचमुच ये संभव चाल है, ब्रैड स्ट्रीट ने गंभीरता से कहा। बेशक, इस गिरोह के स्वभाव पर कोई शक नहीं। कोई शक नहीं, होम्स ने कहा। वे बड़े पैमाने पर नकली सिक्का बनाने वाले हैं और उन्होंने मशीन का उपयोग उस मिश्रण को बनाने के लिए किया है जिसने चांदी की जगह ले ली है। हम लंबे समय से जानते थे कि एक चालाक गिरोह सक्रिय है, इंस्पेक्टर ने कहा। वे हजारों की संख्या में आधिक राउंड बना रहे हैं। हमने उनका पता रीडिंग तक लगाया, पर और आगे नहीं जा सके क्योंकि उन्होंने अपने निशान साफ कर दिए थे, जो दिखाता है कि वे बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन अब इस सौभाग्यपूर्ण मौके की वजह से मुझे लगता है कि हमने उन्हें पकड़ ही लिया है। लेकिन इंस्पेक्टर गलत था, क्योंकि वे अपराधी न्याय के हाथ नहीं आ सके। जब हम एयरफोर्ड स्टेशन पहुंचे तो हमने देखा कि आसपास एक छोटे से पेड़ के जंगल से एक विशाल धुआं उठ रहा है, जो परिदृश्य पर एक बड़ी शत्रुमुर्ग के पंख जैसा लटका हुआ था। घर जला हो रहा है? ब्रैड स्ट्रीट ने पूछा। हाँ सर, स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया। कब शुरू हुआ? रात के दौरान सर, लेकिन स्थिति गंभीर है, पूरा इलाका आग में है। किसका घर है? डॉक्टर बेचर का। बताइए, इंजीनियर ने बीच में कहा। क्या डॉक्टर बेचर जर्मन है, बहुत दुबले लंबी नाक वाले? स्टेशन मास्टर जोर से हंसे। नहीं सर, डॉक्टर बेचर अंग्रेज हैं और इस क्षेत्र में कोई आदमी उनसे ज्यादा साफ सुथरे जकवेट वाला नहीं है। लेकिन उनके साथ एक सज्जन मेहमान हैं जो मरीज हैं और विदेशी लगते हैं, और ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छी बेरकशायर बीफ खाने की जरूरत है। स्टेशन मास्टर के बात खत्म होने से पहले हम सब आग की ओर भागे। रास्ता एक नीची पहाड़ी से ऊपर गया और वहां एक बड़ा सफेद रंगा हुआ विशाल भवन था, जिसके हर एक दरार और खिड़की से आग निकल रही थी। और सामने के गार्डन में 3 फायर इंजन असफल कोशिश कर रहे थे कि आग को कम करें। यही है, हैदरली ने बहुत उत्साह से कहा। यहां वो गिट्टी का रास्ता है और वहीं गुलाब के झाड़ हैं जहां मैं पड़ा था। दूसरी खिड़की वहां है जहां से मैं कूदा था। खैर, होम्स ने कहा, तुमने उन पर अपनी सजा तो दे ही दी है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा तेल का लैंप जब प्रेस में कुचला गया तो लकड़ी की दीवार में आग लगी। हालांकि वे तुम्हारे पीछे भागते हुए इतने व्यस्त थे कि उस समय वे इसे देख नहीं सके। अब इस भीड़ में अपनी पुरानी रात के दोस्तों पर नजर रखो। हालांकि मुझे शक है कि वे अब 100 मील दूर होंगे। और होम्स की आशंका साबित हुई, क्योंकि उस दिन से अब तक ना तो उस सुंदर महिला का, न उस भयानक जर्मन का, और न ही उस उदासीन अंग्रेज आदमी का कोई पता चला। उस सुबह एक ग्रामीण ने एक गाड़ी देखी जिसमें कई लोग और कुछ भारी बोझ वाले डिब्बे थे, जो तेजी से रीडिंग की तरफ जा रही थी। लेकिन वहां से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, और होम्स की बुद्धिमत्ता भी कभी उनके ठिकाने का संकेत नहीं पा सकी। दमकल कर्मियों को अंदर मिली अजीब व्यवस्था देखकर बड़ी हैरानी हुई, और उससे भी ज्यादा जब उन्होंने दूसरी मंजिल की खिड़की की चौखट पर नया काटा गया मानव अंगूठा पाया। हालांकि सूर्यास्त के समय तक उनकी कोशिशें सफल रहीं और उन्होंने आग बुझा दी, लेकिन तब तक छत गिर चुकी थी और पूरा स्थान इतना तबाह हो चुका था कि कुछ मुड़े हुए सिलेंडर और लोहे की पाइपिंग के अलावा उस मशीनरी का कोई सुराग बचा नहीं था जिसने हमारे दुर्भाग्यशाली परिचित को इतना भारी नुकसान पहुंचाया था। निकेल और टिन के बड़े भंडार बाहर एक बारण में पाए गए, लेकिन कोई सिक्के नहीं मिले जो उन भारी भरकम डिब्बों की उपस्थिति को समझा सकते थे जिनके बारे में पहले चर्चा हुई थी। कैसे हमारा हाइड्रोलिक इंजीनियर बाग से उस जगह तक पहुंचाया गया जहां उसे होश आया, ये शायद हमेशा रहस्य ही रहता अगर हमें मुलायम मिट्टी के निशान के बारे में पता नहीं चलता। इससे साफ पता चलता है कि उसे 2 लोगों ने नीचे उतारा था,
जिनमें से एक के पैर असाधारण छोटे थे और दूसरे के असाधारण बड़े। कुल मिलाकर यह संभावना थी कि चुपचाप रहने वाला अंग्रेज आदमी, जो अपने साथी से कम हिम्मती या कम खतरनाक था, ने उस महिला की मदद की होगी ताकि वो बेहोशी में पड़े व्यक्ति को खतरे से दूर ले जा सके। अच्छा, हमारे इंजीनियर ने दुखी होकर कहा। जब हम एक बार फिर लंदन वापस जाने के लिए बैठे, ये मेरे लिए एक बड़ा मामला रहा। मैंने अपना अंगूठा खो दिया और 50 गिनी फीस भी। और मैंने क्या पाया? अनुभव, होम्स ने हंसते हुए कहा। अप्रत्यक्ष रूप से ये काम आ सकता है। जानते हो, तुम्हें केवल इसे शब्दों में व्यक्त करना है ताकि बाकी जिंदगी के लिए तुम्हें अच्छा साथी माना जाए। अभी आप सुन रहे थे आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी द एडवेंचर ऑफ द इंजीनियर्स थंब के हिंदी अनुवाद इंजीनियर के अंगूठे का रोमांच, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।